हे दोस्तों, स्वागत है फिर से आपका आपकी अपनी ड्राइंग एंड पेंटिंग से रिलेटेड क्लासेस में। ठीक है, तो इसमें हम माध्यम और तकनीक के बारे में पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने पिछली वीडियो में मूर्ति कला, ठीक है, इससे संबंधित जो माध्यम और तकनीकें होती हैं उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी जो है ली थी। ठीक है, अब इसमें कुछ विधियाँ और भी हैं जिसके बारे में हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसमें पहला है मिट्टी से बने अस्थाई सांचे से मूर्ति बनाना। देखो, जब मूर्तियाँ बनाते हैं तो डिफरेंट टाइप से बनाते हैं, उसमें क्या क्या चीज़ें यूज़ करते हैं। कुछ लोग सांचे से मूर्तियाँ बनाते हैं, कुछ लोग पत्थर को काट कर मूर्तियाँ बनाते हैं, कुछ ऐसे ही बना देते हैं। ठीक है, तो जिन मूर्तियों में सांचे की ज़रूरत पड़ती है तो वो सांचे किस किस तरीके के होते हैं, ठीक है, उसके बारे में हम इस वीडियो में जानेंगे। तो मिट्टी से बने अस्थाई सांचे से मूर्तियाँ बनाना, जिसको हम बोलते हैं सैंड मोल्ड कास्टिंग। ठीक है, यानी कि जो सांचा होता है वो मिट्टी का बना होता है और अस्थाई होता है, मतलब उसको एक बार इस्तेमाल करके तोड़कर मूर्ति को बाहर निकाला जाता है। इस सांचे को हम दोबारा किसी और मूर्ति के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते। ठीक है, इस विधि में मिट्टी की खोखली मूर्ति बनाते हैं, उसमें छेद के माध्यम से पिघली हुई धातु डालते हैं। ठंडा होने के बाद सांचे को तोड़कर मूर्ति को बाहर निकाल लेते हैं। ठीक है, तो जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि मिट्टी से बना अस्थाई सांचा, यानी कि वो अस्थाई है, वो एक ही बार इस्तेमाल होना है। तो कुछ मूर्तिकार मिट्टी से सांचा बनाते हैं और उसमें चाहे वो पिघली हुई धातु, ठीक है, धातु की अगर वो मूर्ति बना रहे हैं कोई, तो पिघली हुई धातु उसमें डालते हैं, उसमें एक होल होता है। और उसके बाद जब वह धातु सेट हो जाती है और ठंडी हो जाती है और एक मूर्ति का आकार ले लेती है, तो उसके बाद इस मिट्टी के सांचे को तोड़कर मूर्ति को बाहर निकाल लेते हैं। ठीक है, इसमें दूसरी है मधुचिस्ट शैली, जो लॉस्ट वैक्स या लॉस्ट वैक्स प्रोसेस बोली जाती है। ठीक है, इसके बारे में मैंने पिछली वीडियो में भी थोड़ा सा बताया था कि ये जो सिंधु घाटी की सभ्यता से जो हमें नर्तकी मिली थी कांसे से बनी हुई, वो इसी शैली में बनी थी। ठीक है, देखो इसमें क्या होता है, इसमें पहले मोम की मूर्ति बनाते हैं। ठीक है, सबसे पहले एक मोम की मूर्ति बना ली, क्योंकि मोम को काटना बहुत आसान होता है। तो जब वह टाइट रहता है, ठीक है, वह हार्ड फॉर्म में रहता है, तो उसके ऊपर कोई आकृति हम बना लेते हैं, उसको मूर्ति की शेप दे देते हैं, उसके ऊपर मिट्टी का लेप लगा देते हैं। फिर उसके बाद क्या करते हैं, मिट्टी का गाढ़ा घोल या गाढ़ा लेप उसके ऊपर लगा देते हैं, जिससे वह पूरी की पूरी कवर हो जाए। ठीक है, और सांचा बना लेते हैं। इस तरीके से ये जो बाहरी जो हमने लेप लगाया है, जो बाहरी मिट्टी से हमने उसके ऊपर गाढ़ा घोल या फिर गाढ़ी लेयर एक लगा दी है, थिक लेयर एक लगा दी है, तो वह क्या हो जाता है, एक सांचे का रूप ले लेता है। ठीक है, फिर इसे गर्म किया जाता है, जिससे मोम पिघली हुई अवस्था में बाहर आ जाता है। तो उसमें भी जो है एक दो होल बना दिया जाता है। इसमें जब हम उसको गर्म करते हैं तो वह मोम जो होता है वह पिघल कर बाहर आ जाता है, और उसके बाद पिघली हुई धातु को सांचे में भर दिया जाता है। ठीक है, यानी कि जो सांचा हमारे पास तैयार हो चुका है, जो खोखला जो हमने मिट्टी की लेयर लगाई थी, वह एक सांचे का रूप ले लेता है। और उसमें हम क्या करते हैं, बाद में जब वह खाली हो जाता है, मोम को बाहर निकाल कर उसमें हम पिघली हुई धातु भर देते हैं। ठीक है, और ठंडा होने पर सांचे को तोड़कर मूर्ति को बाहर निकाल लेते हैं। एक विधि ये हो गई, दूसरी विधि ये हो गई। ठीक है, अब तीसरी विधि, टुकड़ों में बने सांचे से मूर्ति बनाना, यानी कि एक सांचा ऐसा होता है जिसमें जो फिगर हम तैयार कर रहे हैं या जो मूर्ति हम बना रहे हैं, उसमें क्या है कि वो टुकड़ों में पीसेस होते हैं। ठीक है, मतलब उस सांचे के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं, जैसे चेहरे का अलग हो गया, हाथ का अलग हो गया, पैर का अलग हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से उसके जो है अलग अलग पार्ट्स होते हैं, उनको जोड़कर जब हम उसमें मूर्ति बनाते हैं तो उनको जोड़कर हम उसमें मूर्तियाँ बनाते हैं, और उसके बाद उनको खोल कर या खिसका कर या जैसे भी
उसको हटाया जाता है, तो बाद में उसको मूर्ति को निकाल लेते हैं। अब देखो इसमें क्या होता है, इसको बोलते हैं पीस मोल्ड कास्टिंग, ठीक है, टुकड़ों में बने सांचे से मूर्ति बनाना। इस विधि में पीओपी प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्रयोग किया जाता है, ठीक है, यानी कि इसमें जो सांचा बनेगा वो पीओपी से बनेगा। पीओपी की मूर्तियाँ भी बनती हैं, हमने पिछली वीडियो में देखा था सांचा विधि में, ठीक है, लेकिन उसका सांचा भी बनाया जा सकता है। अब उसका सांचा कैसे बनाते हैं, टुकड़ों में बनाते हैं और उसके बाद उसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी मूर्तियाँ बनाने के लिए, ठीक है। तो इस विधि में पीओपी प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्रयोग किया जाता है, जबकि जब हम प्लास्टर ऑफ पेरिस की मूर्ति बनाते हैं तो उसके लिए हम रबड़ के सांचे का प्रयोग करते हैं। ये मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि जब हम पीओपी से मूर्ति बनाएंगे उसके लिए जो है रबड़ के सांचे का प्रयोग किया जाता है, उसको हम खिसका कर उससे अलग कर सकते हैं, ठीक है। और इस सांचे का प्रयोग 3-4 बार आराम से किया जा सकता है, ठीक है। तो ये जो है ये मूर्ति कला की जो टेक्निक थी, जो विधियाँ थी और जो मेथड थे, ठीक है, या फिर मटेरियल था, उसके बारे में ये पूरा कंप्लीट हो चुका है। पिछली वीडियो में हमने पढ़ लिया कि पत्थर से बनाते हैं, सीमेंट से बनाते हैं, ठीक है, धातु से बनाते हैं, किस किस तरीके से बनाते हैं, और ये कुछ विधियाँ हैं या जो सांचे बनाते हैं उनकी विधियां हैं, और उसमें मूर्तियां किस तरीके से बनाते हैं वो चीज़ हमने इसमें कवर कर दिया, ठीक है। तो अब बात करते हैं हम भित्ति चित्रण की, यानी कि जो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा वो है भित्ति चित्रण। भित्ति चित्रण क्या होता है, इसको म्यूरल पेंटिंग बोलते हैं, ठीक है। भित्ति यानी कि जो दीवार होती है, जो वॉल होती है, उसके ऊपर जब हम कोई पेंटिंग करते हैं या चित्रण करते हैं, उसके ऊपर जब हम कोई पेंटिंग या चित्रण करते हैं तो उसे भित्ति चित्रण कहते हैं। आधुनिक समय में भी और उससे पहले भी काफ़ी पहले से ये चीज़ चलती आ रही है, ठीक है। इटली में इसका सबसे ज़्यादा जो है प्रयोग किया गया था, यानी कि वहाँ पर भित्ति चित्रण किया गया था। जब हम वेस्टर्न आर्ट पढ़ेंगे तो उसमें माइकल एंजिलो ने कितना अच्छा काम किया है या अन्य आर्टिस्टों ने कितना अच्छा काम किया है, ठीक है, तो उसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। तो भित्ति चित्रण का मतलब होता है दीवार पर बने चित्र, जिनको म्यूरल पेंटिंग्स बोलते हैं, ठीक है। यह सर्वाधिक प्राचीन विद्या रही है और इसकी 2 प्रविधियाँ प्रचलित हैं, यानी कि ये सबसे प्राचीन है। शुरुआत से ही जब कलाकारी शुरू हुई थी तभी से ही जो है इसको भित्तियों पर बनाया गया था, ठीक है, दीवारों पर बनाया गया था। हालांकि पहले उसमें चाहे जैसी भी टेक्निक्स रही हों, लेकिन समय के साथ साथ वह विकसित होती रही और उसमें जो है अलग अलग विधियों को खोज लिया गया था। तो इसकी जो विधियां हैं वो 2 तरह की हैं और दोनों ही विधियां बहुत ही ज़्यादा प्रचलित हैं, ठीक है। पहली आती है इसमें फ्रेस्को बुनो, ठीक है। फ्रेस्को बुनो क्या होता है, इसमें गीले प्लास्टर पर चित्रण किया जाता है, यानी कि जब एक बेस तैयार करेंगे हम दीवार पर, ठीक है, बेस तो हर चीज़ के लिए तैयार करना पड़ता है। जब हम बेस तैयार करेंगे तो उसमें क्या करते हैं कि उस दीवार पर गीले प्लास्टर पर ही हमें चित्रण करना पड़ता है। उससे क्या होता है कि जो गीला प्लास्टर होता है वो रंगों को अपने अंदर अवशोषित कर लेता है, अपने में समाहित कर लेता है, जिससे वह काफ़ी लंबे समय तक मतलब एहसास का ऐसा ही रह सकता है, ठीक है। इसमें खनिज रंगों का ही प्रयोग किया जाता है। फ्रेस्को शब्द इतावली शब्द फ्रेश और वियानको से बना है, ठीक है, यानी कि ये जो शब्द है ये इतावली, एक इतावली शब्द से बना है, फ्रेश और वियानको इनसे मिलकर ये बना है, जिसमें फ्रेश का अर्थ होता है गीला प्लास्टर और वियानको का अर्थ होता है अति सफ़ेद चूना, यानी कि दोनों को मिलाकर अगर हम देखें तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा कि जो अति सफ़ेद चूना है और गीला है वही इसका अर्थ है, ठीक है। इस पर हम चित्रण कर सकते हैं, इसलिए इसको फ्रेस्को बुनो बोलते हैं।
राजस्थान में इसे पणा और जयपुर में इसे अरायशी कहा जाता है। ये आज भी जयपुर में बहुत ज़्यादा प्रचलित है और इसमें काम होता है। जो लोग जयपुर से फाइन आर्ट्स करते हैं या जिन लोगों ने जयपुर से अपनी ड्राइंग एंड पेंटिंग से रिलेटेड क्लासेस ली हैं या स्टडी की है या डिप्लोमा किया है किसी भी तरीके का, तो उनको पता होगा कि वहाँ पर फ्रेस्को बुनो का भी एक कोर्स होता है। ठीक है, फ्रेस्को से रिलेटेड एक कोर्स होता है जिसमें वहाँ पर उनको सिखाया जाता है पूरी विधि को, पूरी टेक्निक को, क्या क्या चीज़ें उसमें इस्तेमाल होती हैं, किस तरीके से बेस तैयार होता है और किस तरीके से हम उसमें कलर्स और मीडियम्स को जो है यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, पूछ लिया जाता है फ्रेस्को बुनो क्या है या फिर भित्ति चित्रण की विधियाँ में फ्रेस्को बुनो किससे संबंधित है। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चंस, डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस बन जाते हैं। एक ही चीज़ से बहुत सारे क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। ठीक है, तो भित्ति चित्रण की दो विधियाँ हैं जिनमें पहली है फ्रेस्को बुनो जिसमें हम गीले प्लास्टर पर चित्रण करते हैं। ठीक है, और ये क्या चीज़ है ये मैंने आपको बता दिया है। इतावली शब्द फ्रेश और व्यानको से ये मिलकर बना है। ठीक है, जिसमें फ्रेश का अर्थ गीला प्लास्टर है और व्यानको का अर्थ अति सफ़ेद चूना है। राजस्थान में इसे पणा और जयपुर में इसे अराइशी कहा जाता है। क्लियर हो गया। अब इसमें दूसरी जो इसकी टेक्निक है वो है फ्रेस्को सेको। ठीक है, इसमें सूखे प्लास्टर पर चित्रण किया जाता है, यानी कि बुनो में गीला प्लास्टर हम जो गीले प्लास्टर पर चित्रण कर रहे थे, लेकिन फ्रेस्को सेको में हम सूखे प्लास्टर पर चित्रण करते हैं। ठीक है, यानी कि बेस लगाकर उसको सूखने दिया जाता है और उसके बाद उसके ऊपर से पेंटिंग्स बनाते हैं। इसमें चित्र पूर्ण होने के उपरांत रंग अपारदर्शक रूप से धरातल पर ग्लेज विधि द्वारा लगाया जाता है, यानी कि जब चित्र सूख जाता है या फिर पूर्ण हो जाता है तो उसमें अपारदर्शी रंग लगाए जाते हैं जिसको हम ग्लेज विधि से लगाते हैं। ग्लेज विधि हमने पिछली अपनी पहली वीडियो में देखी थी कि क्या होती है ये। ठीक है, तो इस तरीके से इसमें हम काम करते हैं फ्रेस्को बुनो और फ्रेस्को सेको। ध्यान रखना, बुनो यानी कि गीला प्लास्टर और सेको यानी कि सूखे प्लास्टर पर हम चित्र बनाते हैं। तो भित्ति चित्रण में ये चीज़ें आती हैं। ठीक है, पिछली जो हमारी हिस्ट्री है, चाहे वो इंडियन हिस्ट्री हो चाहे वो वेस्टर्न हिस्ट्री हो, उसमें हम इन टेक्निक्स के बारे में या फिर इन चित्रों के बारे में भी जानेंगे कि किस तरीके से कलाकारों ने भित्ति चित्रण को मतलब बनाया है। और हमारे भारत में तो सबसे जो महत्वपूर्ण चीज़ है जहाँ पर जो भित्ति चित्रण हुआ है, सबसे बेस्ट जो जगह है वो है अजंता की गुफाएं। ठीक है, अजंता की गुफाओं में इतने सुंदर और इतने आकर्षक जो चित्र बनाए गए हैं वो इसी टेक्निक में बनाए गए हैं। ठीक है, उसमें फ्रेस्को बुनो और फ्रेस्को सेको और टेम्परा तीनों ही टेक्निक्स में काम किया गया है। ठीक है, तो अजंता के बारे में जब हम पढ़ेंगे तो पूरी डिटेल में हम तब जानेंगे कि वहाँ पर किस तरीके के चित्र मिलते हैं। ठीक है, तो ये हो गई भित्ति चित्रण की विधा। इसके बाद अगली वीडियो में हम बाटिक से संबंधित जो है आपको जानकारी देंगे। ठीक है, क्योंकि ये मीडियम और टेक्निक से रिलेटेड है तो इसमें हर चीज़ की हर चीज़ का माध्यम और जो हर चीज़ की तकनीक है बनाने की वो हमें कवर करते चलना है। ठीक है, तो रंगों के बारे में हमने जान लिया, मूर्ति के बारे में हमने जान लिया और भित्ति चित्रण के बारे में हमने जान लिया। अब आगे हम जो है बाटिक के बारे में जानते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग अपनी तैयारी करते रहिए। थैंक यू।